हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, बात की जाए अगर भारत की, विशेषकर भारत की, तो हर दूसरा बच्चा आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। सोशल मीडिया आजकल का एक नया ट्रेंड हो गया है। हर किसी को लगता है कि जो उस पे लाइक्स मिलते हैं, शेयर मिलते हैं, लव रिएक्शन मिलता है, ये हमारी सेल्फ वर्थ है। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी एडोलसेंस नाम से, और उसके अलावा सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ और मूवीज आपको OTTs पे मिल जाएंगी, जिनमें इस बात को फोकस में रखा गया था कि किस प्रकार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो छोटी पौध है, यानी कि जो युवा बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जो लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, लव रिएक्शंस हैं, या अलग अलग प्रकार के कमेंट्स हैं, ये उनको एक अलग प्रकार की नीश में ले जा रहे हैं, जहां पे वो वास्तविकता से, जो नेचुरलिटी कहते हैं, उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं, जहां पे वो इस बात पे ही टोटली फोकस्ड है कि उनकी सेल्फ वर्थ क्या है, सोशल मीडिया है। विगत कई दिनों से विभिन्न न्यूज़पेपर्स में, बीट द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, सोशल मीडिया को लेकर बहुत से आर्टिकल्स आ रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना उनको मैं कवर करूं। ठीक है, तो सोशल मीडिया आज के समय में एक हवा बन गया है, और वो हवा खुद का क्रिएट किया हुआ, और बहुत से लोग उसी दुनिया में रहते हैं, उसी दुनिया में रमते हैं, रील चलाते हैं, रील ही दुनिया है और रियल दुनिया से वास्ता कट गया है। तो आज हम युवाओं को खासकर ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्या कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने युवाओं की पहचान और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को क्या किया है, उजागर किया है। जैसे जैसे युवाओं की आत्म छवि ऑनलाइन स्वीकृति से अधिक जुड़ती जा रही है, वैसे वैसे उनकी जो चिंता है, तनाव है, जो उनकी छवि है, विकृत आत्म छवि, जो उनकी गलत डायरेक्शन में जो उनकी खुद की छवि बन रही है, ठीक है, उस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं। यह स्थिति जीवन को आकार देने में सोशल मीडिया की भूमिका पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता को दर्शाती है। देखिए, यूं तो बहुत से ऐसे आपको वीडियोस दिखेंगे जहां पे बच्चे किसी साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठे हुए हैं, मनोचिकित्सक के सामने बैठे हुए हैं, और अजीब अजीब प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसे भी वीडियोस दिखेंगे जहां पे फॉलोअर्स कम होने पे इन्फ्लुएंसर्स ने सुसाइड कर लिया। आपको ऐसे भी वीडियो दिखेंगे जहां पे नेगेटिव यानी नकारात्मक कमेंट्स आने के कारण बहुत से इन्फ्लुएंसर जो थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया या डिप्रेशन में चले गए। या ये तो वो है जहां पे आप पे नकारात्मक कमेंट्स आ रहे हैं। मैं अगर बात करूं कि लाइक्स कम होते जा रहे हैं, रीच कम होती जा रही है, तो भी डिप्रेशन में आना या सुसाइड करने जैसी घटनाओं को हमने विगत कुछ वर्षों में देखा है। ये क्या बताता है? हमारा समाज, खासकर वो समाज जो भविष्य को दशा दिशा देने वाला है, जिस हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, उसको सस्टेन जिनके लिए रखा जा रहा है, वो भविष्य की आने वाली पौध, वो पीढ़ी सही दिशा में तो नहीं जा रही। आज हम इस पर ही बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो जून बैच है, ठीक है, वो बहुत जल्द शुरू हो रहा है। आपको डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी, पर मोस्ट प्रोबेबली 2 जून से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, 2 जून से ये शुरू हो रहा है, और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इससे जुड़ सकते हैं। हिंदी लिटरेचर का ये जो बैच है, ये आधुनिक काल से शुरू हो रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का ये बैच आधुनिक काल से शुरू हो रहा है। आधुनिक काल के जो कवि हैं, यानी कि हम जब भारतेंदु युग से लेके आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, है ना, इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको ही इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। चूंकि हिंदी साहित्य के जो इतिहास को देखें तो सबसे अंतिम जो बड़ा वर्गीकरण है वो आधुनिक काल का है। तो आप बहुत से ऐसे कवियों को पढ़ेंगे जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया से कैसा जुड़ा जाए और वर्तमान के भारत से कैसा जुड़ा जाए। और निश्चित तौर पे ये वो कवि हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की आवाज बने, उसके बाद भी मुखर रूप से देश की समस्याओं को सामने लाए। तो ये बैच उससे जुड़ने वाला है, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए आते हैं बिंदु पे। क्या है नैतिक आयाम, क्या क्या है? मान्यता की चाह। आजकल में बच्चों को क्या कहा जाए, जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, एक बड़ा पैमाना बन गया है कि जिसको बहुत शेयर लाइक मिल रहा है वही स्पेशल है। हम लोग ने अगर सिर्फ बॉलीवुड का उदाहरण देखें तो ऐसे हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं जहां पे मूवी की जो कमाई है वो इस बात का पैमाना नहीं होती कि कौन बेहतर एक्टर है, लेकिन आजकल हर चीज पे पैमाने और स्केल फिट कर दिए गए हैं।
हर जगह पे एक कोई ना कोई व्यक्ति स्केल लेके नाप आता है कि इतना पैसा, इतने क्या कहते हैं फुटफॉल्स और इस प्रकार की चीजें। सेम सोशल मीडिया पे, और बच्चों को जिनका भी जो दिमाग है उतना मैच्योर नहीं है, इतने लाइक, इतने शेयर, इतनी चाह, लोगों में पहुंच, है ना, ये चीजें कहीं ना कहीं जो मासूमियत है उसको भी छीन रही हैं और अनचाहे तरीके से उनको डिप्रेशन या उस प्रकार की चीजों की तरफ ढकेल रहे। ठीक, बात की जाए नैतिक संघर्ष, यस, आत्माभिव्यक्ति और सामाजिक अनुरूपता के बीच संतुलन। अब चलो, उसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर डूइंग सुपर, बट फिर क्या है कि एक कहते हैं ना कि टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनीमोर। आप क्या कर रहे हो, आप बस इस बात को इंश्योर कर रहे हो कि लोग क्या चाहते हैं, हम उनको क्या दिखाएं। जो बहुत से हम लोग के जमाने के जो सुपरस्टार्स कहे जाते थे, जिनको खान्स कहा जाता है, आज के समय में उनकी बहुत सी मूवीज पिटी हैं, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो। उनकी मूवीज पिटी क्यों है? बिकॉज वो इस बात पे काम ही नहीं कर रहे कि खुद को कैसे बेहतर दिखाएं, उस बात पे काम कर रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, मसाला चाहते हैं, मसाला दे देते हैं। और इस कारण आपने बॉलीवुड का भी एक डाउनफॉल देखा। इस बाबत हमको एक सिविल सोसाइटी के तौर पे चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। ठीक है, उदाहरण क्या है? सोशल मीडिया दिखावे को नाम देता है, जिससे नैतिक प्रामाणिकता कमजोर होती है। मतलब देयर इज नो बिजनेस एज शो बिजनेस, ऑफ कोर्स, लेकिन दिस इज नॉट अ बिजनेस ना, दिस इज हॉबी। और हॉबी के तौर पे अगर किसी ने शुरू किया है और उसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो एज ए सोसाइटी दिस इज आवर फेलियर। एक सोसाइटी के तौर पे, एक समाज के तौर पे क्या है? हमारा फेलियर है। ठीक है, चलिए कुछ आंकड़ों पे बात कर लेते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जुड़े कुछ आंकड़े देख लेते हैं। क्या है? 65% भारतीय जो किशोर है वो ऑनलाइन तुलना कर खुद को कमतर महसूस करते हैं। मतलब उन्होंने किसी वीडियो को देखा, किसी इमेज को देखा और उन्हें लगा कि मैं यहां पे कमजोर हूं, पीछा हूं, मैं अप्रोप्रिएट नहीं हूं, और वो फिर खुद को नीचे मान के डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और बात की जाए तो सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से डिप्रेशन का खतरा दोगुना है। मैंने आपको बताया है कि एक बड़ा कारण है जो डिप्रेशन समाज में हम देखते हैं, उसमें एक बड़ा कारण क्या है? सोशल मीडिया का उपयोग है। ठीक है, बड़ा कारण क्या है? सोशल मीडिया का उपयोग है। कुछ और समस्याएं क्या है? शरीर की छवि, नींद की कमी, चिंता। ठीक है, अब जैसे एक चीज मैं बताता हूं, नींद की कमी का उदाहरण तो मैं ये बताऊं कि ये इसको खुद मैंने भी महसूस किया कि अगर मैं रात में बहुत ज्यादा स्क्रीन को कंज्यूम कर रहा हूं, स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज्यादा है, तो मैंने एक चीज को महसूस किया कि अगले दिन सुबह भले मैं 8 घंटे सो के उठाऊं, आंखों में थकान रहती और ये थकान मुझे फ्रेश नहीं महसूस कराती। तो वो बच्चे जो लगातार उस जो आंखों को चौधिया देने वाली दुनिया में जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, पूरे मानसिक रूप से भी जुड़े रहते हैं, उनको तो ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है, और कुछ आंकड़े हैं। 50% ऑनलाइन यौन शोषण के शिकार 12 से 15 वर्ष के बच्चे हैं। देखिए कितने मतलब खतरनाक आंकड़े हैं कि 12 से 15 वर्ष के बच्चे जो है वो ऑनलाइन, देख रहे हैं ना, ऑनलाइन यौन शोषण के शिकार। अलग अलग प्रकार से उनको ट्रैप में फंसाया जाता है या वो खुद ट्रैप में फंस जाते हैं, और फिर वी ऑल नो कि जो बुरी आदतें होती हैं, जो बैड हैबिट्स होती हैं, उनसे ज्यादा जल्दी उनका जुड़ाव होता है। 45% किशोरों ने साइबर बुलिंग या असहज अनुभवों की सूचना दी है। वी ऑल नो साइबर बुलिंग, डॉक्सिंग की मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो किया था। तो डॉक्सिंग, साइबर बुलिंग, इस प्रकार की चीजें ऐसी हो गई। जैसे मैं अभी जब समय रैना कंट्रोवर्सी पे मैंने वीडियो किया था, तो उस दौरान जो समय रैना कंट्रोवर्सी से जुड़े जो चेहरे थे, जो 5 लोग थे जिनको ज्यादा टारगेट किया गया, उनमें से एक जो रेबल गर्ल है उसको मैं देख रहा था। तो व्हाट आई सॉ इज कि बहुत से लोग उस बच्ची के परिवार से जुड़े जो लोग थे उनको भी टारगेट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अनुभव भी आप देख सकते हैं। बहुत से युवा इन्फ्लुएंसर्स के जीवन में इस प्रकार की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की तो कुछ चीजें हैं। महत्व क्या है पहले देख लेते हैं सोशल मीडिया का, फिर कैटेगोरिकली देखेंगे समस्याएं कैसे कैसे डीप हैं और क्या क्या समाधान है। ठीक है, महत्व क्या है? यस, भारतीय समाज पे देखो यार, कोविड-19 के दौरान वी हैव सीन द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल मीडिया। मैं खुद एज एन वॉलंटियर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। बहुत से चैनल्स पे आप मेरे बाइट्स देख सकते हैं, बहुत से चैनल्स ने मुझे भी कवर किया था। तो वहां पे हमने एक स्ट्रेंथ के तौर पे सोशल मीडिया को देखा। इवन बच्चे भी जो थे, हैंड्स डाउन कितना अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया, शानदार तरीके से समाज को उन्होंने सपोर्ट किया। समाज पे प्रभाव उस समय तो हमने देखा। ठीक है, और उस समय लेकिन जब डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की कमी को उजागर करने के लिए ट्विटर का उपयोग किया था, तो अलग अलग जगह पे कि भाई क्या ट्विटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें, दवाइयों की बात हो,
मतलब n नंबर ऑफ क्या कहते हैं जगहों पे सोशल मीडिया ने सपोर्ट किया था, तो निश्चित तौर पे महत्व तो है। ठीक है, सरकारें और राजनेता प्रत्यक्ष सार्वजनिक जुड़ाव, नीति घोषणाओं, शिकायत निवारण, राजनीतिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसा कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देखा गया था। मतलब आज के समय में तो सोशल मीडिया पे जो जितना मजबूत है उसके कॉन्ट्रैक्ट उतने मजबूत होते हैं। मतलब बहुत से संस्थानों में उन लोगों को ही जोड़ा जाता है हाई पैकेज पे जिनके सोशल मीडिया बहुत मजबूत होते हैं। बहुत सी जगहों पे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं सरकार की गतिविधियों को बताने समझाने के लिए। बहुत से नेता मंत्री अपने प्रचार भी सोशल मीडिया के द्वारा करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे सभी जो बड़े चाहे संस्थान कह लीजिए, पार्टी कह लीजिए, उनके IT सेल्स भी मौजूद हैं, है ना। तो सोशल मीडिया तो एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव हो गया है समाज का, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की तो सोशल मीडिया हाशिए पर पड़ी आवाजों को बुलंद करता है। निश्चित तौर पे मी टू मूवमेंट जो हमने देखा था उसमें देखा था कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कहीं ना कहीं इस दुख में थीं कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, मी टू मूवमेंट के द्वारा उनकी बातों को भी मुकम्मल तौर पे सुना गया, देखा गया, पूरे भारत ने देखा। ठीक, और निश्चित तौर पे ऐसे मूवमेंट्स पे जब आवाज बुलंद होती है तो एक देश के तौर पे हम प्राउड फील करते हैं और हमें लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस तो है भाई। ठीक है, और देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी से कहते हैं, छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप्स, गिग वर्कर्स, प्रभावशाली जो लोग होते हैं, इन सबको इनके द्वारा मजबूत किया जाता है। मैंने ऑलरेडी गिग वर्कर्स पे वीडियोस किया हुआ है और वी ऑल नो कि डिजिटल इकोनॉमी ने भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। हम सबको पता है कि आज के समय में सोशल मीडिया या जो इस प्रकार के जो डिजिटल स्टार्टअप्स हैं इनका मतलब हैंड्स डाउन बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है और दे आर मतलब वेरी बेनिफिशियल फॉर द क्या कहते हैं सिटीजन्स। तो बहुत है, जैसे होम शेफ की बात कर, कारीगर, प्रभावशाली लोग। अभी मैंने जो गिग वर्कर्स की बात की थी इसमें चिंताओं को जिक्र किया था, अगर उसको पॉजिटिवली देखा जाए तो इट इज अ वेरी गुड क्या कहते हैं इनोवेशन, तो इस पर काम किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के नेतृत्व में क्रिएटर इकोनॉमी ने वर्ष 2020 में, ठीक है, आप देख सकते हैं 962,000 से बढ़कर 4.06 मिलियन हो गई थी। ठीक है, जो अब 8% कार्यबल का समर्थन करती है। मतलब 8% ऐसे लोग जो जॉब पा रहे हैं वो इस प्रकार की यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जॉब पा रहे हैं। तो अगेन यहां पे बहुत सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और क्या है, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का मूल्य 2024 में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसने सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% का योगदान दिया। ठीक है, वेव्स 2025 के बाद सरकार ने पूंजी, कौशल विकास और वैश्विक पहुंच के साथ रचनाकारों का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कोष शुरू किया। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसके महत्व को जान रही है, समझ रही है। सरकार इस बात पे पूरी तरीके से श्योर है कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का महत्व जो है सकारात्मकता के साथ देखा जाए तो बहुत है। लेकिन फिर वही बात, ढाक के 3 बात की कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको अभी भी टैकल किया जाना जरूरी है। जो गिग वर्कर्स वाला मैंने वीडियो किया था उसमें भी मैंने इसी बात पे चर्चा की थी कि चीजों में बुराई नहीं है, दे आर फॉर द गुड, अच्छी चीजों के लिए वो है, पर व्हाट अबाउट रेगुलेशंस, उनको नियमित तौर पे उनकी देखरेख कौन करेगा, नियामक संस्थाओं का क्या, इसकी जरूरत है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें यहां पे पीछे लिखी हुई थी। सामाजिक मीडिया स्टार्टअप क्राउड फंडिंग और आर्थिक विविधीकरण के समर्थन करता है, जैसे ई कॉमर्स में तेजी आई है, जैसे पतंजलि बोट ने राजनीतिक विपणन के माध्यम से वैश्विक दृश्यता प्राप्त की। डिजिटल भुगतान और अर्थव्यवस्था की वैचारिकता को भी बढ़ावा देता है, जैसा कि व्हाट्सएप के द्वारा लेन देन को सरल बनाने को देखा जा सकता है। 2 उदाहरण है, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। आप देखिए ना कि बड़े बड़े आप कंपनीज को देखेंगे जो इस दौरान शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आए, उन्होंने इंस्टाग्राम को माध्यम बनाया, फेसबुक को माध्यम बनाया और यूट्यूब को माध्यम बनाया और इसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को न सिर्फ बेचा बल्कि अपनी कंपनी को एक बड़ी अच्छी पोजीशन तक लेके आए। इट मींस देयर आर पीपल हु आर यूजिंग सोशल मीडिया इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट देयर आर एग्जांपल्स जहां पे लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या जूझ रहे हैं या इस कारण से डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की तो सोशल मीडिया को कैसे विनियमित किया जा सकता है। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों की बात की जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है ये सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक शासन और संचार के लिए प्रमुख कानून है। धारा 79(1) क्या करती है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मीडिएटर्स है, मध्यस्थ है, उनको तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए दायित्व छूट देती है, बशर्ते वे केवल पहुंच प्रदान करते हैं और सामग्री को नियंत्रित करते हैं। तो टफ भाषा है, मैं आपको बता देता हूं कि इस बात की तो पूरी तरीके से छूट है कि आप एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाइए, पर बहुत से ऐसे पहलू जैसे कि उनका डेटा,
जो निजी डेटा होता है उसको सार्वजनिक तौर पे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत तरीकों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आपके पास क्या सॉल्यूशन। इस तरह की चीजों की बात अनुच्छेद 79 करता है। ठीक है, बात की जाए और क्या है, सोशल मीडिया को कैसे विनियमित किया जा सकता है। इसकी भाषा थोड़ी टफ है तो मैं इसीलिए आपको सरल भाषा में भी बताता जा रहा हूं। ठीक है, क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 जो है ये मध्यवर्ती संस्थानों के लिए जो दिशा निर्देश है, क्या कहते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करता है, जिसमें अनुपयुक्त सामग्री को हटाना, जो अभी मैं बात कर रहा था, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता, कॉपीराइट, महाहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में शिक्षा देना शामिल है। बट जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जहां पे सुरक्षा की जरूरत है उनको यहां पे टैकल किया गया। जैसे आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा है ना कि जो अनुपयुक्त सामग्री आप उसको हटाइए। ठीक है, उसके अलावा आप ऑनलाइन सुरक्षा को मेंटेन कीजिए, उपयोगकर्ताओं की जो गोपनीयता है, जो उनकी निजी डेटा है, ठीक है, कॉपीराइट, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी आप क्या करिए, उनको शिक्षित कीजिए, उनको बताइए, समझाइए कहां पे उनको काम करना है, किन किन जगहों पे काम करना है, निश्चित तौर पर विनियमित किया गया। और क्या बिंदु है, वर्ष 2023 के संशोधन के तहत फेसबुक जैसे ऑनलाइन मध्यस्थों को भारत सरकार के बारे में गलत सामग्री हटाने की आवश्यकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि सरकार बिंदु लाती है कि जो गलत चीजें उनको हटाई जाए, जो सही चीजें हैं उनको रखा जाए, पर कई बार इसके चक्कर में ना वो थोड़ा सा पार्शलिटी कर लेते हैं। कई वो चीजें जो सरकार को सही तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं उनको भी बैन कर दिया जाता है। एंड सिंस अनुच्छेद 19 यानी कि जो आर्टिकल 19 है वो बात करता है कि राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो कहीं टूट ना जाए इस पे, या वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को रखा है। ठीक है, और क्या है, न्यायिक दृष्टिकोण देखा जाए तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ केस 2015 हम सब ने देखा। ठीक है, धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्पष्ट होने के कारण रद्द कर दिया गया। इस निर्णय में सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखा गया और यह स्पष्ट किया गया कि आलोचना, व्यंग्य या असहमति को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए तब तक आपराधिक नहीं माना जा सकता जब तक कि वह अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत न आए। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है अनुच्छेद 19 जो बात हो रही है क्लॉज 2 में, कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित नहीं कर रहे, ठीक है, कहीं पे वो दंगों को इंसाइट ना करे, देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, उस पर किसी प्रकार पे अगर कुछ दिक्कत नहीं पैदा कर रही है तो उसको, अगर कोई आलोचना या व्यंग्य या असहमति कर रहा है तो उसको आपराधिक नहीं माना जा सकता। श्रेया सिंघल के केस में इसलिए 66A को हटा दिया गया तक है। इसके केस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, बहुत फेमस केस, में कई बार इस केस की बात कर चुका हूं। इस निर्णय में क्या है, निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया। इस निर्णय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 जैसे डेटा संरक्षण कानूनों को आगे बढ़ाने, साथ ही व्हाट्सएप की गोपनीयता नीतियों और आधार संबंधित मानकों को प्रभावित करने का काम किया। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में इस प्रकार के वादों को, यानी कि केसेस को भी हम देख सकते हैं जहां पे जो सोशल मीडिया को बेहतर विनियमित कैसे किया जाए, इस पर बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है इस पर, सरकार भी गाहे बगाहे क्लियर होती रहती है, और सरकार को तो और सही ट्रैक पे लाना हमारी ही जिम्मेदारी है। चलिए बात की जाए इसके आगे की, तो चिंताएं क्या हैं। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट बहुत बड़ी चिंता है। यस, मतलब मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि अगर हम देखें तो क्या है कि चिंता, अवसाद, अकेलापन, ठीक है, जो निरंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, और एक फोमोज होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी चीज को खो देने का डर। अगर मैं उसका वो OTT का वो वेब सीरीज नहीं देख पाया तो मैं कहीं कुछ खो ना दूं, मैं फलाना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करता तो मैं कहीं पीछे तो नहीं हूं। इस प्रकार के जो डर होते हैं ये उत्पन्न हो रहे हैं। और क्या है, प्रदर्शन प्रधान संस्कृति वास्तविक भावनाओं को दबा देती है, जिससे युवाओं के लिए अपनी कमजोरी व्यक्त करना और सहायता मांगना और भी कठिन हो जाता है। जैसे एक वो तरीका है ना, ये एडोलसेंस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जो एडोलसेंस वेब सीरीज है, आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां पे इस बात को दिखाया गया कि शो ऑफ जो होता है ना, वो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी रियलिटी हो गई, जहां पे लोगों को लगता है कि जो मैस्कुलिनिटी है ना, ये क्या है, ये दिखावे पे है, ये वो जो शोशाबाजी है उसमें, वो नहीं है मैस्कुलिनिटी यार। आपके भी इमोशंस होते हैं, आप भी रो सकते हो, आप भी परेशान हो सकते हो। तो इस तरह की चीजें आपको आजकल बहुत देखने को मिलती है। जो दिखावे की संस्कृति इसमें लिखा हुआ है, प्रदर्शन प्रधान संस्कृति की, जो दिख रहा है वो बहुत खुश है, वो बहुत कूल है, जरूरी नहीं है वो आपको दिखा रहा है। ये बात आपको समझनी है, और उस बात को लेकर इन्फ्लुएंस हो जाना इज नॉट राइट। ठीक है, बात की जाए उसके आगे की, तो कुछ और चिंताओं की बात कर लीजिए। नैतिक चिंताएं क्या हैं। सोशल मीडिया सार्वजनिक स्वीकृति के लिए मनगढ़ंत आत्मस्तुति को प्रोत्साहित करके विशेष रूप से युवाओं के बीच पहचान को विकृत कर रहा है। वी हैव सीन कि कोई 10-5 हजार कमाने वाला भी व्यक्ति अपने को 10 लाख 15 लाख कमाने वाला बताता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को किराए पे लेकर घूमा जाता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि बहुत पैसा है इसमें। रियलिटी ये है कि भाई सबको नहीं मिलता है। ठीक है,
सबको नहीं होता है ना। उसके अलावा बहुत से लोग जो तथाकथित रूप से इन्फ्लुएंसर लगते हैं, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, कि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बीच में जानकारी रिवील हुई जो सिर्फ अपने रील्स के लिए, अपने वीडियोस के लिए अपने परिवार को उन्होंने साइड कर दिया। ठीक है, परिवार ने बहुत कुछ पैसा लगाया, पैसा दिया, मतलब जैसे मैं तो गेमिंग की बात करूंगा, गेमिंग का भी एक बड़ा चलन है यूट्यूब पे। गेमिंग के लिए पता नहीं कितनी संपत्ति लगा दी, पैसा बिना पेरेंट्स को बताए खर्चा कर दिया। तो ये भी दिक्कतें हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ठीक है, और क्या है, स्वयं की प्रामाणिक पहचान को एकांत में विकसित करने के बजाय युवा उपयोगकर्ता अक्सर अपनी पहचान इस आधार पर करते हैं कि कौन सी चीजें उन्हें अधिक लाइक्स और फॉलोअर्स दिला सकती। यही मैं कह रहा हूं कि लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में गुणवत्ता का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कुछ भी कर रहा है कोई, गंदे से गंदा अभिनय, गंदे से गंदे प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन, गंदे से गंदे चीजों पे अभिव्यक्त करना, वो अलग अलग मीम लगा देना। वो अजय देवगन की एक ट्रेल चल रही है कि दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति अजय देवगन ही हो रहा है, सलमान खान हो रहा है, शाहरुख खान हो रहा है। इस प्रकार की चीजें जो होती है कहीं ना कहीं गंध फैलाती है। वो गंध जो है वो नैतिक चिंताओं में जुड़ती है। ठीक है, और क्या है, बाल शोषण, मैंने अभी बात की कि जो चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इनको कई बार जबरदस्ती, कई बार उनको तो पता भी नहीं होता कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, पर कभी मैंने एक दो बच्चियों की रील देखी थी, वो आपस में जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की भाषा होती है ना, जो कई बार थोड़ी बहुत राजस्थान में बोली जाती है, उस भाषा में लड़ती हैं। अभी बेचारी क्लियर बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनको लड़ाया जा रहा है, उसको वीडियो से व्यूज बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छुड़ा के उनके रील बनाए जा रहे हैं। चलो स्कूल जा भी रहे हैं तो स्कूल से आने के बाद जहां होमवर्क करना चाहिए, खेलना चाहिए, उनको भी रील बनाया जा रहा है क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। ये चीजें भी, ये शोषण ही तो है, और क्या है। ठीक है, और क्या है, साइबर धमकी या ट्रोलिंग, साइबर धमकी और शोषण में गुमनाम उत्पीड़न के साथ टिप्पणियां की जा रही हैं, डीप फेक के द्वारा वीडियो मॉर्फ किए जा रहे हैं, ऑडियो मॉर्फ किए जा रहे हैं, फोटोज तो खैर मॉर्फ हो ही रही हैं। तो इस प्रकार की चीजें किसको प्रभावित कर रही हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको प्रभावित कर रही हैं। और अगर इन पे काम नहीं किया गया, न सिर्फ पेरेंट्स द्वारा बल्कि जो नियामक संस्थाएं हैं उनके द्वारा, निश्चित तौर पर भारत का भविष्य बहुत उज्जवल तो नहीं। ठीक, बात की जाए और क्या है, युवा सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया की नीति, अगर भारत में कुछ उपायों को देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए शैक्षिक कौशल आधारित और सकारात्मक सामग्री को प्राथमिकता देने के लिए अनुशंसा एल्गोरिदम को संशोधित करना होगा कि अगर 18 साल से कम को कोई बच्चा है तो उसको वही डेटा या वही रील दिखे या वही वीडियो दिखे जो उसके एकेडमिक लाइफ के लिए अच्छा है, जो उसकी खुद की लाइफ के लिए अच्छा है। इस प्रकार की रील्स के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया, उसकी छोटी सी बच्ची थी, वो 3 साल की होगी, वो लगातार रील देख रही थी, उसको पता ही नहीं रील जो देख रही है उसका मतलब क्या है, पर वो देख रही है। जिस चीज को वो कंज्यूम कर रही है, जब वो समझ नहीं रही है तो कितना घातक परिणाम हो सकता है। वी आर क्रिएटिंग जॉम्बीज आउट ऑफ आवर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं कि उनको 19 प्रकार की चीजें अनुशंसित हो जो उनके पढ़ाई के लिए जो क्या है जरूरी है। और क्या चीज है, लक्षित विज्ञापनों के लिए नाबालिगों को व्यवहार संबंधित प्रोफाइलिंग पर रोक लगाएं। उदाहरण के लिए 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए क्या है, विज्ञापन लक्ष्यीकरण पे मेटा प्रतिबंध कि 18 साल से कम बच्चों के लिए आप उनको गेम दिलाने के लिए, आप उनको नए कपड़ों के लिए, नए प्रकार के परिधानों के लिए, नए प्रकार के ट्रेंड के लिए आप उन पे टारगेट करते हो कि 18 साल से कोई बच्चा अगर यूट्यूब देख रहा है तो उसको भी दिखे, फिर वो अपने परिवार को परेशान करेगा, इसको खरीदा जाए। फिर आपको पता है कि हर मध्यम वर्ग जो है वो हर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, वहां पे एक अलग दिक्कत, नहीं माना तो फिर सुसाइड कर लिया, ये डिप्रेशन में चले गए। इस प्रकार की चीजें भी हैं। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को प्राप्त होने वाली एल्गोरिदम सामग्री संशोधित करने की क्षमता प्रदान की जानी चाहिए। मतलब खुद से आप चेंज कर सको कि आप क्या देखना चाहते हो, या आपके पेरेंट्स तय कर सके कि आप क्या देखना चाहते हो या आपको क्या देखना चाहिए। ठीक है, जिससे वो गोपनीयता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए अपने सोशल मीडिया अनुभव को अनुकूलित कर सके और अपने हिसाब से कर सके। भाषा थोड़ी टफ है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। कभी कभी कुछ ऐसे क्या कहते हैं मैटर होते हैं जिनमें भाषा थोड़ी सी संस्कृताइज्ड होती है, पर मैं हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और उपायों की बात कर ली जाए तो नैतिक मानकों का लागू करना, प्लेटफॉर्म को हानिकारक सामग्री जैसे यौन हिंसक वयस्क सामग्री जैसे जुआ, अपमानजनक, शोषणकारी सामग्री शामिल है को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा इसके बजाय नैतिक मानवीय शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि उल्लू टीवी जैसे प्लेटफॉर्म थे, उन पर सरकार ने कहीं ना कहीं चाबुक चलाया था, बट फिर वापस कुछ ऐसे शोज आ रहे थे जो कहीं ना कहीं यूथ को सही डायरेक्शन में तो नहीं भेज रहे हैं। तो इस दिशा में भी कहीं ना कहीं काम किया जाना चाहिए, इस पर सरकार को देखना चाहिए। और क्या है, डिजिटल साक्षरता, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को स्कूल पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम को एकीकृत करना चाहिए। मतलब बच्चों को, मैं एनईपी पे वीडियो ऑलरेडी ले चुका हूं, तो बच्चों को इतना शिक्षण बनाया जाए कि वो समझ सके ना कि क्या उनके लिए गलत है क्या सही, और उनके पेरेंट्स को भी पता रहे कि मोबाइल बच्चे को दे दिया है, मोबाइल से बच्चा कुछ भी देख सकता है, उसे बम बनाना भी सीख सकता है। शिक्षण तो खैर सीख ही रहा है, बट बम बनाना सीख सकता है। यू शुड रेगुलेट इट। तो डिजिटल साक्षरता पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, बच्चों के लिए तो खैर जरूरी है ही है। उनको पता चले कि भविष्य उनका किस डायरेक्शन में सही है, किस डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन जोखिम को पहचान करके
शिक्षकों और अभिभावकों को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ उपाय क्या है? शासन और जवाबदेही को सुदृढ़ करना चाहिए। बच्चों को डेटा दुरुपयोग करने वाले प्लेटफॉर्म को दंडित करने हेतु जो ये अधिनियम है डीपीडीपी अधिनियम 2023 को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही युवा सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा के लिए तीसरे पक्षों द्वारा ऑडिट भी किया जाना चाहिए कि एक न्यूट्रल बॉडी है जो देखे कि प्लेटफॉर्म जो कह रहे हैं उनको सही से पालन कर रहे हैं, जो हमसे एक्सेप्टेंस लेते हैं कि इसको अलाउ करो, इसको अलाउ करो, उसके बाद कहीं वो कुछ हमारे डेटा को शेयर तो नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो वीडियोस हमें दिख रहे हैं, जो रील्स हमें दिख रही हैं, कहीं वो टारगेटेड तो नहीं है, लक्षित रूप से किसी बच्चे को टारगेटेड तो नहीं है कि किसी ने बड़े कंपनी ने पैसा दे दिया कि ये जो हम बच्चों के लिए नए चीज़ लाए हैं, नए गेम लाए हैं, इनको फैंटेसी गेम्स लाए हैं, इनको बच्चों को दिखाओ ताकि वो इससे जुड़े। तो इस प्रकार की चीज़ों को कोई थर्ड पार्टी द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए। ठीक है, इस सब के अतिरिक्त साइबर धमकी और पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए त्वरित समाधान तंत्र होना चाहिए। ठीक है, त्वरित समाधान तंत्र होना चाहिए, ताकि कई बार हमने देखा कि बच्चों को बरगला के बड़े बड़े अमाउंट वसूल लिए गए कि पिता का क्रेडिट कार्ड ले आओ, माता का क्रेडिट कार्ड ले आओ, उसी से पैसा निकाल लिया गया। वो तो बहुत सीधे अस्त्र बन जाते हैं भाई, आसानी से आप उनको फंसा सकते हो। ठीक है, और उपाय क्या है? माता पिता और समाज को सशक्त बनाना। निश्चित तौर पे माता पिता और पेरेंट्स को आगे आना होगा, इस बात को समझना होगा कि सब स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, कोचिंग की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पॉलिसी की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी तो है ही ना, तो वो क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। बहुत से पहले एंटीवायरस आया करते थे जो इस बात को मेंटेन करते थे, पर आजकल उस तरह की चीज़ों को हटाने की कार्ड भी आ गई। यूट्यूब पे आप डालोगे, हर वो चीज़ जो सोच सकते हो वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। किसी ने यूट्यूब पे डाला कि भाई हम किस प्रकार से इस प्रकार का जो हम पे जैमिंग लगाई गई इससे हम निकल सकते हैं, उसने बता दिया, खटाक से निकल जाएगा। उसके ऊपर का मैकेनिज्म भी आपको तय करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बच्चों से कुशल संवाद कीजिए, एक फ्रेंड होने के नाते बात कीजिए कि भाई क्या देखते हो, और उससे आपको पता चलेगा कि उनका डायरेक्शन सही है या गलत है। फिर आप उनको समझा सकते हो कि भाई ये लॉन्ग टर्म में दिस इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। ठीक है, और क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीन अकाउंट जैसे सुविधाएं भी पेश कर सकते हैं जो सुरक्षा बढ़ाने और 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक आयु के उपयुक्त अनुभव प्रदान करने वाले हेतु डिजाइन किए गए हों। तो मतलब बच्चों के लिए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, वैसे यूट्यूब चिल्ड्रन वगैरह हैं, पर कौन देखता है उसको? इवन बच्चे भी अपने माता पिता के अकाउंट से देखते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को तो गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है कि अगर माता पिता के मोबाइल से कोई बच्चा देख रहा है तो एडल्ट कंटेंट भी देख सकता है, क्योंकि माता पिता चूंकि एडल्ट है, उनका रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से हुआ है। तो बच्चों के लिए टारगेटेड चीज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे कैसे आए, इसके लिए यूट्यूब को भी, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी एक लाइन पे होना होगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, और क्या है? इसके अतिरिक्त ऑफलाइन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में खेल कला व बाहरी गतिविधियों को पुनर्जीवित करना, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट उधर भी आए। भाई हम लोग के समय हमको याद है कि बाहर क्रिकेट होने लगता था तो टीवी में क्या आ रहा है मतलब ही नहीं है, निकल जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, तो इन अ वे ये अच्छा भी था कि हमने उस दौरान बहुत सारी चीज़ों को सीखा, दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटना सीखा, खेलों को सीखा, ज़मीनी गतिविधियों को सीखा, और जिंदगी के वो फलसफे जो हमें किताबें नहीं दे सकती, जो हमें टीवी नहीं दे सकता, उनको सीखा हमने। ठीक है, उनको हमने यहाँ पे सीखा। चलो, और क्या है उपाय हैं? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निश्चित तौर पे एनजीओज द्वारा, सरकार द्वारा, स्कूलों द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए, ताकि बच्चों को बताया जा सके कि भाई अगर सोशल मीडिया में कुछ अच्छा हो रहा है, दैट डजंट मीन कि अच्छा ही हो रहा है। वो एक प्रकार का भ्रम, मिथ्या माया भी हो सकती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया में कोई बच्चा बहुत आगे निकल गया, दैट डजंट मीन कि तुम पीछे रह गए। तुम अलग डायरेक्शन में अच्छा करके, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में करके अच्छा कर सकते हो। हर व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएगा तो देश में स्टूडेंट कौन बनेगा, अधिकारी कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, खिलाड़ी कौन बनेगा। ठीक है, और क्या है? निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि युवाओं पे सोशल मीडिया का बढ़ता जो प्रभाव है उसमें तत्काल विनियमन, डिजिटल साक्षरता और नैतिक प्लेटफॉर्म डिजाइन की मांग करता है, उसकी जरूरत है, जबकि यह अभिव्यक्ति और नवाचार के अवसर प्रदान करता है। अनियंत्रित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य और पहचान को नुकसान पहुंचाता है। सुरक्षित और सार्थक डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने हेतु नीति, शिक्षा और माता पिता की भागीदारी या सहभागिता जरूरी है। इसको शामिल किया जाना चाहिए और इस प्रकार का एक दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए कि जहां पे सभी हितधारक, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कौन हो, चाहे वो पॉलिसीज हो सरकार की, ठीक है, वो स्कूल्स हो, ठीक है, बच्चे हो या उनके पेरेंट्स हो या एनजीओस हो, एक साथ आए, इस पर बात करें, डिस्कस करें कि इसका लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन क्या हो सकता है और उस पर काम किया जाए, क्योंकि जरूरी है। देश के भविष्य की, हमारी पौध है आने वाली, उसके लिए तो बहुत जरूरी है। मैं फिर से बताते चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो जून बैच है वो
2 जून से शुरू हो रहा है अभी के लिए, मानी डेट ऊपर नीचे हो सकती है। आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप इस बैच से, इवन मई बैच में भी उसकी डेट्स ओपन होगी तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मई बैच भक्ति काल से शुरू हुआ था, जो जून बैच है वो आधुनिक काल से शुरू होगा। इट्स योर कॉल, आप किस बैच से जुड़ना चाहते हैं। पर अगर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, नीचे लिंक भी दी हो सकती है। आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाके भी हमारे इस ऑप्शन से जुड़ सकते हैं। मैं टेस्ट सीरीज कराता हूं, मैं अच्छे से आपके हर आंसर को उस स्तर तक चेक करता हूं जहां पे आपके GS के आंसर्स भी करेक्ट हो जाएं। ऐसे तक की प्रिपरेशन होती है हिंदी साहित्य के इस बैच में। खैर, तो ये मेरी ईमेल आईडी है vikas.singh@studiiq.com। अगर आपके कुछ विचार हैं, सुझाव है मेरे लिए, तो आप मुझको उसमें मेल कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, @official विकास पे स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और स्टडी IQ में किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्कैन करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, या जो उसका सर्च बॉक्स होता है ना, वहां पे @official विकास डालेंगे। ध्यान रखिएगा, विकास है, विकास नहीं है, S है, AS है, H नहीं है लास्ट में। उसको सर्च करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ उन एंगल्स के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि कहां कहां पे काम किए जाने की जरूरत है और किस किस को काम किए जाने की जरूरत है और किस स्तर तक काम किए जाने की जरूरत है। और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन मुद्दों पे वीडियोस लेके आता रहूं। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।